व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो क्या होता है और क्या उसका फंक्शन होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। तो 4 रजिस्टर हमारे पास P, Q, R, S। इनका इस टाइप से जो अरेंजमेंट बनता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स एज शोन इन फिगर। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन, इन चारों में से कोई भी एक अगर रजिस्टर अननोन रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो अगर 4 रजिस्टर पी क्यू आर एस इस टाइप से अरेंज्ड हैं तो हम उसको बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एंड इफ ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, उसके लिए कंडीशन है इफ पी अपॉन क्यू, ये रेशो, इट इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है, या P अपॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस, ये रेशियो अगर सेम है, देन ब्रिज लाइज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो ब्रिज जो हमारा वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। तो बैलेंस्ड कंडीशन का मीनिंग ये होता है कि C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, दैट इज VC इज इक्वल टू VD। तो पोटेंशियल डिफरेंस C और D पॉइंट में जीरो हो जाएगा, तो इसलिए C और D पॉइंट के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन है इसकी। तो बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर जो बीच वाला आर्म है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है और P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल होता है, चेक करने के लिए कि वेदर ब्रिज लाइज इन बैलेंस्ड कंडीशन और नॉट। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम इसको प्रूव करते हैं कि जब C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो होगा, तो P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल होगा, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ जो है वो यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट, ठीक है। तो अप्लाई किरचॉफ लॉ ऑफ करंट। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ ऑफ करंट हम अप्लाई करेंगे यहां पर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो बैटरी है जैसे हमारे पास ये, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट लिया, तो नेगेटिव में भी आई करंट एंट्री करना चाहिए। तो आपको पहले से बता रहा हूं मैं कि पॉजिटिव से जितना करंट इमर्ज होगा, नेगेटिव में उतना करंट ही एंटर करना चाहिए। फिर ये आई करंट यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट पे, यहाँ पे जंक्शन पे। यहाँ से ये ऊपर वाले टर्म में पी में मान लीजिए कि इसमें करंट I1 करंट फ्लो कर गया, ठीक है। तो इधर नीचे वाले आर्म में कितना करंट हो जाएगा, इधर करंट हो जाएगा I माइनस I1। ये आई करंट था, इसको हमने डिवाइड किया, इस आर्म में करंट I1 चला गया, इधर कितना आ गया I माइनस I1। इधर जो करंट था वो आपका I1 और यहाँ I माइनस I1। अब ये I1 में से यहाँ पे डिवाइड होगा, तो इधर जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर में से IG करंट बोल दिया मैंने। इधर कितना करंट रह गया, ये I1 माइनस IG, ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट कितना आ गया, I1 माइनस IG यहाँ पे, और यहाँ से IG करंट गैल्वेनोमीटर से होकर की, और ये करंट I माइनस I1। फिर ये करंट IG और I माइनस I1 यहाँ पे मिलेंगे, तो इससे अवे ये जो करंट कैरी करेंगे, ये करंट कितना हो जाएगा, ये I माइनस I1 प्लस IG, तो ये करंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये करंट जो है यहाँ पर I माइनस I1 प्लस IG और I1 माइनस IG, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आप देखोगे I1 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। IG नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ I करंट। ये ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने सबसे पहले देना है बाय अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद आप किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि लूप लॉ जो वो अप्लाई करेंगे। तो पहले क्लोज मेश ले लेते हैं हम लोग, A C D A। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ ईएमएफ फॉर क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप कौन सा लिया हमने, A C D A। ए से चलेंगे A C D A, तो A से C चलेंगे हम लोग, तो ये प्रोडक्ट आएगा, ये रेजिस्टेंस, ये करंट, ये प्रोडक्ट आपने पॉजिटिव लेना है, तो
क्योंकि करंट जो लूप के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप पॉजिटिव लेंगे, दैट इज I1 मल्टीप्लाई बाई P, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है करंट भी हमारे साथ आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है उसको कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट IG मल्टीप्लाई बाई गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल G। तो उसके बाद हम D से A की तरफ चलेंगे और करंट रिवर्स डायरेक्शन में है, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो -I-1 एंड मल्टीप्लाई बाय Q। इसको किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? Q से, और इन सब का सम क्या होना चाहिए? 0। तो ये लूप लो हमने अप्लाई किया इस लूप के ऊपर। सिमिलरली फॉर क्लोज्ड मैश, एक और क्लोज्ड मैश या क्लोज्ड लूप आप कंसिडर कीजिए, जो नेक्स्ट वाला है ये CBDA, इसके लिए अप्लाई कीजिए CBDA। तो पहले हमने ये लूप लिया, इसमें इस टाइप से ट्रेवल किए, अब ये लूप ले रहे हैं, इसमें इस टाइप से ट्रेवल कर रहे हैं। तो C से B, जब हम C से B आएंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा रेजिस्टेंस का इस करंट के साथ, तो करंट हमारे साथ चल रहा है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर I1 माइनस IG, और इसको मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव, क्योंकि करंट रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो -I-1 एंड प्लस IG एंड मल्टीप्लाई इसको होगा S से, मल्टीप्लाई बाय S। फिर हम D से C की तरफ जाएंगे तो एक करंट नीचे की तरफ है, तो ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव, IG मल्टीप्लाई बाय G, इन सब का सम भी क्या होगा? 0। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस टाइप से दो इक्वेशंस हमने बना ली इसमें लूप लॉ अप्लाई करके। नाउ फॉर बैलेंस्ड कंडीशन मैंने बताया था, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन कौन सा होगा? जब C पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C पॉइंट एंड D पॉइंट इट विल बी 0, यानी कि इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि IG करंट क्या होने वाला है? 0। IG करंट क्या हो जाएगा? 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इस रिजल्ट को आप पुट कीजिए पहले इक्वेशन नंबर 1 में, फिर इक्वेशन नंबर 2 में, देन व्हाट विल यू गेट? आप देख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन में ये था कि गैल्वेनोमीटर करंट 0 है, उसको पुट करना है, तो ये जो प्रोडक्ट है आपका ये 0 हो जाएगा इसमें, तो यू विल गेट I1 इंटू P, ये प्रोडक्ट 0 हो गया, माइनस I-1 क्यू, ये नेगेटिव टर्म था, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो I-1 इंटू क्यू। So this is equation number 4. Similarly, from equation number 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर करंट जो उसको 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ IG को 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो I1 इंटू R आ जाएगा आपके पास, I1 मल्टीप्लाई बाय R माइनस ये टर्म I माइनस I1, IG 0 हो जाएगा, और ये IG 0 पुट करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा आपका, यहाँ 0 करने के ऊपर ये 0 हो गया, यू विल गेट I माइनस I1 इंटू S, ये नेगेटिव टर्म थी, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यू विल गेट I माइनस I1 इंटू S। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय 5, इनको डिवाइड करके क्या रिजल्ट आपके पास आएगा आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है आपने, तो I1 को I1 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट P बाय R, और यहाँ पर I माइनस I1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल Q बाय S। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट P बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो इनके बीच में अगर गैल्वेनोमीटर करंट अगर 0 फ्लो करेगा, इन दैट केस P बाय Q R बाय S के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स भी यही होगा कि अगर P बाय Q R बाय S के इक्वल होगा तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, तो बीच वाले आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको नल डिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं बुक्स के अंदर, दैट इज गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। तो ये था इसके अंदर जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर रख सकते हो कि ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे जो नल डिफ्लेक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वी कैन इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर are interchanged then null point does not affect it। तो जो आपका नल पॉइंट है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो मीटर ब्रिज जो होता है, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। तो इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर है हमारे पास, जनरली मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीयम। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीयम का बना हुआ होता है। वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होता है, तो इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। तो जैसे करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो टेम्परेचर वेरी करेगा वायर का, तो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टेंटन और मैग्नीयम के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है। बिकॉज अल्फा इज स्मॉल, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, अल्फा जो है उसके लिए स्मॉल है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है। तो दिस वायर 1 मीटर लॉन्ग वायर, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है 100 सेंटीमीटर, ये जीरो से यहाँ से स्टार्टिंग होगा, या 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये स्केल भी इसके ऊपर बना होता है बोर्ड के ऊपर। तो 100 सेंटीमीटर वायर है विच इज स्ट्रेच्ड ओवर हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे आएगा वो आप देख सकते हैं। तो ये बोर्ड है हमारे पास, ये बोर्ड 1 मीटर लॉन्ग वायर जो है इसके ऊपर ये स्ट्रेच किया है, और ये स्केल भी बना हुआ है वायर का लेंथ रिकॉर्ड करने के लिए। इस वायर में से करंट फ्लो करने के लिए ये सेल या बैटरी कनेक्ट किया है। ये स्विच जैसे ही ऑन करेंगे इस वायर में करंट फ्लो करेगा। फिर ये कॉपर स्ट्रिप्स या स्टील की स्ट्रिप्स होती हैं, तो ये इस टाइप से है, ये भी एक स्ट्रिप लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड के ऊपर ही, और बीच में इस टाइप से गैप है। तो एक नॉन रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक क्या कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये पी, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नॉन होगी, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, और एक अननोन रेजिस्टेंस ये हम लोग इस राइट गैप में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए कि आर जो है वो अननोन है, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और पी जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको पता है। और फिर ये जो बीच का जो टर्मिनल है सी, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी, एक क्या कनेक्ट किया जाता है? जॉकी जे। उस जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं हम लोग, और उसको जहां कहीं पे भी जाए इस वायर के ऊपर टच कर सकते हैं। तो जैसे हम जॉकी को टच करेंगे वायर के ऊपर, तो सी पॉइंट और इस जे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, और गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग्स शो करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सर्किट है, अगेन आई विल एक्सप्लेन। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर था, जनरली मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीयम, बिकॉज अल्फा स्मॉल है। ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसके वैल्यू में पता है, लेफ्ट गैप में रखा है, और ये राइट गैप में हमने क्या रख दिया? अननोन रेजिस्टेंस। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने इसको इधर ही रखना है या इसको उधर रखना है, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट, तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करेंगे वायर के अंदर थ्रू दिस बैटरी, और फिर आप जैसे जॉकी को वायर के ऊपर कहीं भी टच करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा सी पॉइंट और जे पॉइंट के बीच में। तो गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, वी हैव टू स्लाइड दिस जॉकी ओवर द वायर। इस वायर के ऊपर आपने इसको स्लाइड करते हुए लेके जाना है, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, दैट इज नल डिफ्लेक्शन। और वो लेंथ आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको हम बोल देते हैं बैलेंस लेंथ। तो लेट अस सपोज कि ये जो है ये L जो वो बैलेंस लेंथ है, तो इस लेंथ के ऊपर जो गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन जो शो करता है। तो ये लेंथ अगर इधर L है तो इधर कितना बच जाएगा? अगर सेंटीमीटर में देखें 100 माइनस L, 100 सेंटीमीटर था, तो इसलिए वायर का लेंथ इधर L है, तो इधर हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, तो लेट सपोज कर लिया कि L विल बी द बैलेंस्ड लेंथ। बैलेंस लेंथ हमने फाइंड आउट किया, L विल बी द बैलेंस लेंथ, दैट इज when galvanometer shows null deflection,
जब गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, दिस इंप्लाइज जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर करंट जो वो जीरो हो गया, इसका मतलब सी पॉइंट का और इस जे पॉइंट का, ये इसको डी पॉइंट बोल देते हैं, इनका पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सी और डी पॉइंट के बीच में क्या हो गया, सेम। तो ब्रिज का कंडीशन हो गया इसमें, तो इन दैट केस पी बाय एल, पी अपॉन एल किसके इक्वल होगा, आर अपॉन 100 माइनस एल के इक्वल होगा। देन bridge is in balanced condition, then in balanced condition के लिए हम लोग इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे, जिसमें P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल आपको बताया था। तो ये P है और ये Q बनेगा आपका, और ये R है तो ये क्या बनेगा, S बनेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा P अपॉन एल इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आपका P नोन है और R अननोन है तो R कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपकी पास जो लेफ्ट गैप में था ये अननोन था ये नोन था तो इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ से आप R निकालना चाहिए R निकाल लीजिए, क्यों निकालना चाहिए क्यों, अगर आपको R कैलकुलेट करना है देन यू विल गेट 100 माइनस एल अपॉन में एल एंड मल्टीप्लाई बाय P। इज दैट क्लियर और नॉट? ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस होगा, और अगर लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस होता तो आप यहाँ से अगर P कैलकुलेट करते तो यू विल गेट L अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाय R। तो इस टाइप से आप ये कैलकुलेट करोगे। अब आप क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्रिज कैसे बन रहा है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो उसको हम इसमें कैसे दिखा सकते हैं कि ब्रिज कैसे इसमें बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं इस टाइप से इसको, कि जैसे ब्रिज हमने बनाया था तो ब्रिज के लिए हमने ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट लिया था, यहाँ सी लेते हैं और यहाँ पर डी पॉइंट लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये जैसे हमने इधर ए पॉइंट रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट था ये बी पॉइंट था, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ए पॉइंट ये है सी पॉइंट ये है, तो ए और सी के बीच में पी ये कनेक्टेड है आपको। तो ए और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पी, ए पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। फिर उसके बाद आप देखते हैं ए और डी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट मैंने ये जोकी वाला लिया था, तो ये एल लेंथ का वायर आ रहा है, तो वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए एल और पी की, एल और डी के बीच में जो कनेक्टेड है वो एल लेंथ का वायर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एल मल्टीप्लाई बाय आर। ये आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, यानी कि वन लेंथ का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस एल इंटू स्मॉल आर हो जाएगा इस टाइप से। फिर सी और बी के बीच में आप देख सकते हैं क्या कनेक्टेड है, सी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी और बी में से होकर के आर कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में ये आर कनेक्टेड था। ठीक है, सी बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 100 माइनस एल ये वायर आ रहा है, 100 माइनस एल, ये आपके पास 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने लिया है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस एल इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब सी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, सी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल जो था वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ रहा है, वो जीरो हो रहा है। इट मींस पी अपॉन दिस एंड आर अपॉन दिस ये इक्वल होना चाहिए, आर से आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट पी बाय एल आर अपॉन 100 माइनस एल। तो ये सेम इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए मीटर ब्रिज जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बेस्ड होता है।